प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा मौर्य काल की समाप्ति के पश्चात। जैसा कि मैंने आपको अपने पूर्ववर्ती वीडियो में बताया है कि मौर्य काल पूरा हम पढ़ चुके हैं वीडियो के माध्यम से। तो जब हम आपके सिलेबस की तरफ देखते हैं, जो विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम है जिसमें इतिहास, जो फर्स्ट पेपर है अपना प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें हम देखते हैं प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक का जो आपका पेपर है, सिलेबस है, उसमें हम पढ़ चुके हैं प्रारंभ से यानी प्रागैतिहासिक काल से लेकर 184 ईसा पूर्व तक का इतिहास। आप देखते हैं कि अशोक की मृत्यु के बाद 236 ईसा पूर्व में, कुछ के अनुसार 232, तो अशोक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने 184 ईसा पूर्व तक शासन किया। और जैसा कि हमें कई साक्ष्यों से, पुराणों से भी इस जानकारी मिलती है कि मौर्यों ने 137 वर्ष तक शासन किया। तो अंतिम जो मौर्य शासक था बृहद्रथ, उससे जनता असंतुष्ट थी, नाराज थी, और इसका फायदा उठाया बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। और जब वो एक दिन लोगों के सामने ही सेना का निरीक्षण कर रहा था, तो सभी के सामने पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासक बृहद्रथ की छुरा भोंक कर हत्या कर दी। इस प्रकार पुष्यमित्र नया शासक बना, मगध का नया शासक सम्राट बना। और पुष्यमित्र के द्वारा जो राज्य स्थापित किया गया, जो वंश स्थापित किया गया, वो शुंग वंश के नाम से इतिहास में जाना जाता है। पुष्यमित्र के शासनकाल को लेकर कुछ 80 वर्ष बताते हैं, कुछ और अलग अलग धारणाएं मिलती हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार 36 वर्ष बताते हैं, कुछ 30 वर्ष बताते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बारे में बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग कौन था। इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, साक्ष्यों में भी, प्रमाणों में भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने उन्हें मौर्य वंशी ही माना है। जैसे बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान के अनुसार, कुछ के अनुसार वो ईरानी थे, पारसी थे, क्योंकि उनके नाम के अंत में मित्र शब्द जुड़ा होने के कारण, मित्र अर्थात सूर्य की उपासना से जोड़ने के कारण उनको ईरानी बता दिया गया है। कुछ विद्वान उनको ब्राह्मण वंश का बताते हैं। डॉक्टर के.पी. जायसवाल भी उनको ब्राह्मण वंश का ही मानते हैं। तो बहुत से प्रमाणों के प्रभाव में, उनके कथनों के आधार पर ज़्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि पुष्यमित्र और शुंग ब्राह्मण वंश के ही थे। जैसा कि उन्होंने ब्राह्मण धर्म को स्थापित करने के लिए, यज्ञों को पुनः स्थापित करने के लिए जो प्रयास किया, बौद्ध धर्म को उन्होंने अत्यधिक हानि पहुंचाने का प्रयास किया, इन बातों से भी यही संकेत मिलता है कि वो पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश के शासक ब्राह्मण वंश के ही, वर्ण के ही थे। अब बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग, जिसका शासनकाल हम 36 वर्ष मानते हुए 184 ईसा पूर्व से लेकर 148 ईसा पूर्व तक मानते हुए हम उसका अध्ययन करेंगे। पुष्यमित्र शुंग का एक महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय इतिहास में, और उत्तर मौर्यकालीन शासकों में विशेषकर
यवन आक्रमणों से मुकाबला करने के कारण, ब्राह्मण धर्म को पुनरुद्धार करने के कारण, यज्ञों को पुनः स्थापित करने के संदर्भ में, राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित या व्यवस्थित या स्थायित्व बनाने के संदर्भ में उसका कार्यकाल महत्वपूर्ण माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने, जैसे अपन बात करते हैं कि उसके लिए सम्राट शब्द की पदवी नहीं मिलती, उसके लिए सर्वत्र सभी जो साक्ष्य हमें मिलते हैं उसमें सेनानी या सेनापति की ही उपाधि हमें देखने को मिलती है। वह अंतिम मौर्य सम्राट, जैसा कि मैंने आपको बताया, बृहद्रथ का सेनापति था। और हम बात करते हैं जैसे पुष्यमित्र की उपलब्धियों की, तो उसने राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया को पुनः चालू किया, प्रारंभ किया, उसको रोकने का प्रयास किया। जो विघटनकारी जो तत्व थे, गतिविधियां थी, उनको रोकने का प्रयास किया। अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का राज्यपाल बनाया। इसके अलावा उसने जो और अन्य जो भागों में जो शिथिलता प्रशासन को लेकर आ गई थी, उनको पुनः अपने स्थायित्व में और अपने अधीन लेकर एक सख्त मैसेज देने का प्रयास किया। कौशल, वत्स और अवंती पर उसने अपनी पुनः पकड़ मजबूत की। उसके कार्यकाल की जो दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि हम मान सकते हैं, जो या यूं कहें कि राजनीतिक उपलब्धि की बात करते हैं या विजयों की बात करते हैं, तो पुष्यमित्र शुंग की जो सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र जो विजय हम देखते हैं वह विदर्भ युद्ध। इसके राज्यकाल की एकमात्र महत्वपूर्ण घटना थी जो विदर्भ युद्ध लड़ा गया। जैसा कि आप देखते हैं, कालिदास का जो एक नाटक है मालविका अग्निमित्रम, इस नाटक से इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। इस नाटक के अनुसार विदर्भ जो आधुनिक बरार है, यहाँ का जो राज्य हाल ही में स्थापित हुआ था, पुष्यमित्र के समकालीन स्थापित हुआ था, यहाँ का शासक यज्ञसेन था। और ज्ञात होता है कि इस विदर्भ का जो वास्तविक दावेदार था राज्य का, वो था माधवसेन। लेकिन यज्ञसेन ने अपनी चतुराई से और उसका एक संबंधी जो मौर्य का दरबार में मंत्री था, उसके प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उसने गद्दी पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। यज्ञसेन ने के शासक बनते ही पुष्यमित्र ने उसे बंदी बना लिया। माधवसेन पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र का मित्र था। जब माधवसेन अग्निमित्र से मिलने विदिशा की ओर जा रहा था तो यज्ञसेन के एक सैनिक ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अग्निमित्र यह बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने माधवसेन को रिहा करने की मांग की, परंतु इसके बदले यज्ञसेन ने शुंगों की कैद में पड़े अपने साले जो मौर्य दरबार में मंत्री था उसको रिहा करने की मांग की और अंततः समझौता हो गया और जो विदर्भ का राज्य था वो दोनों में, यज्ञसेन और माधवसेन में विभाजित कर दिया गया। और जो वो जो नदी थी, उस नदी वर्धा नदी को इन दोनों के सीमा मान लिया गया। इस प्रकार विदर्भ का राज्य विभाजित किया गया और दोनों शासकों ने, यज्ञसेन और माधवसेन ने, पुष्यमित्र शुंग की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार जो पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य था वो नर्मदा नदी के दक्षिण तक विस्तृत हो गया। इसके अलावा हम जब बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग की तीसरी उपलब्धि या यूं कहें कि दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि को, तो देखिए आप, जब हम बात करते हैं कि साक्ष्यों की, प्रमाण की या यूं कहें कि स्पष्ट प्रमाणों की, तथ्यों की, तो इसके बारे में हमें निश्चित कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। लेकिन जो तत्कालीन साहित्य है, चाहे गार्ग्य संहिता हो, चाहे और जो पतंजलि के महाभाष्य, जो इसमें इनकी जानकारियां मिलती हैं वो अलंकारिक भाषा में इनकी जानकारी मिलती है, यानी बड़ा चढ़ाकर या अलंकारिक शब्दों में जिसकी व्याख्या की गई हो, जिससे ऐतिहासिक पुट या ऐतिहासिकता का
जो निचोड़ कहें या ऐतिहासिक संदर्भ में जो बात सामने आनी चाहिए निष्पक्ष और वास्तविक तथ्य के रूप में, वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती। अलंकारिक भाषा में इसकी जानकारी मिलती है। जैसे मैं आपको एक आध उदाहरण देके हम बात करें तो देखेंगे कि अशोक के परवर्ती जो उसके उत्तराधिकारी थे, उनकी कमजोर और अयोग्य दुर्बल स्थिति को देखते हुए यूनानियों ने बाहर की तरफ आक्रमण करने का प्रयास किया, अपने साम्राज्य को बाहर की तरफ पश्चिमोत्तर भारत में फैलाने का, विस्तार करने का प्रयास किया। ये यवन आक्रांता ऐसा लगता है कि पाटलिपुत्र के निकट आ पहुंचे। जैसे मैं आपको बताऊं, गार्गी संहिता का स्पष्ट कथन है कि दुष्ट विक्रांत यवन साकेत, पंचाल तथा मथुरा को जीतकर कुसुम ध्वज तक पहुंच जाएंगे। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और उन्होंने अपने महाभाष्य में अनदतय लंक अलंकार के प्रयोग जैसे वो लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ को समझाने के समय, अरुणाद यवन साकेतम अरुणाद यवनो मध्यमिकाम, अर्थात यवनों ने साकेत अयोध्या को घेर लिया तथा यवनों ने मध्यमिका अर्थात नगरी और चित्तौड़ को घेर लिया। इससे स्पष्ट है कि पतंजलि अपने ताजा स्मृति काल में यवन आक्रमण का उल्लेख कर रहे हैं। मालविका अग्निमित्रम के अनुसार जब वसुमित्र पुष्यमित्र का पौत्र अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रक्षा के लिए घूम रहा था, तभी सिंधु नदी के किनारे यवनों ने उसे पकड़ लिया। काली सिंधु पंजाब की सिंधु अर्थात दोआब की सिंधु माना है। यह समुदाय, यह सिंधु नदी पंजाब की ही सिंधु नदी थी, क्योंकि विदिशा से काफी दूर थी। खैर, ये जो अलंकारिक मैंने आपको साहित्य के उदाहरणों से बताया, उसमें हमें ये भी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलती कि जो यूनानी आक्रमण करने वाला जो आक्रमणकारी था वो कौन था। कि कुछ इतिहासकार उसे डेमेट्रियस बताते हैं, कुछ उसको मिनेंडर यानी मिलिंद मानते हैं, लेकिन फिर भी यूनानी आक्रमण और यवन आक्रमण से मौर्य साम्राज्य की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, सीमाओं की रक्षा करना, ये पुष्यमित्र शुंग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। चौथी उसकी उपलब्धि की बात करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राज्य को व्यवस्थित स्थायित्व देने के बाद, अपनी राज्य की प्रशासनिक को मजबूत करने के बाद, उसमें अपने मजबूत जो अपने राजनीतिक जो दूरदर्शिता, कूटनीतिक एकीकृत की जो भावना है, एकता की जो भावना है, उसके अंतर्गत उसने जब अपने इसके द्वारा जब उसने अपनी सूझबूझ के द्वारा मौर्य साम्राज्य को, मगध के साम्राज्य को स्थायित्व दिया और अपनी उपलब्धियों विशेषकर यवन आक्रमण के बाद, तो उसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में और ब्राह्मण धर्म को, वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने की लिए और ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार, उसकी लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने पुनः अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ का संपादन एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसका उल्लेख किया जाना समीचीन लगता है। पतंजलि के महाभाष्य, हरिवंश पुराण, धनदेव के अयोध्या अभिलेख आदि से भी पुष्यमित्र शुंग द्वारा अपनी उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। महाभाष्य से पता चलता है कि पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ में स्वयं पतंजलि ने ऋत्विज का कार्य किया था। महाभाष्य में उसका कथन है कि यहाँ हम पुष्यमित्र का यज्ञ कराते हैं। अयोध्या अभिलेख से एक नहीं 2 अश्वमेध यज्ञों के संपादन का उल्लेख मिलता है। मालवीय का अग्निमित्रम जो नाटक है उसमें पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ के उपरांत घोड़े को छोड़े जाने का उल्लेख मिलता है। शायद पहला जो अभिषेक जो अश्वमेध यज्ञ किया उसने अपने राज्याभिषेक से पूर्व किया, और दूसरा जो अश्वमेध यज्ञ किया उसने अपने यवन विजय के पश्चात किया। पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य विस्तार की हम बात करते हैं तो उसमें कोई संदेह नहीं कि वो सार्वभौम बड़े बुबा का एक शासक था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। अयोध्या अभिलेख से उसे कौशलाधिपति भी कहा गया है। दिव्यावधान तथा जो तिब्बती लेखक है तारानाथ है, उनके अनुसार जालंधर तथा
सियालकोट पर भी उसका अधिकार सिद्ध होता है। मालविका का अग्निमित्र में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का शासक बताया गया है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पुष्यमित्र का साम्राज्य पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सियालकोट तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में जो विदर्भ तक उसका साम्राज्य विस्तार था। पुष्यमित्र और बौद्ध धर्म। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का विरोधी और बौद्ध धर्म के अनुयायियों का उत्पीड़न करने वाला बताया गया है। यानी बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र सिंह को बौद्ध विरोधी, बौद्धों का हत्यारा बताया गया है। दिव्यावदान के अनुसार उसने बौद्ध विहारों को नष्ट करवाया और भिक्षुओं की हत्या करवाई। यह कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने यह घोषणा करवाई थी कि प्रत्येक बौद्ध सिख के बदले में वह 100 स्वर्ण मुद्राएं देगा। साकल का प्रसिद्ध बौद्ध विहार उसकी आज्ञा से नष्ट कर दिया गया। तारानाथ ने भी कहा कि पुष्यमित्र ने बौद्धों पर अत्याचार किए तथा उनके मठों को नष्ट करवा दिया। इस आधार पर रैपसन तथा A.N. घोष पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का उत्पीड़क मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान ऐसा नहीं मानते। इसी प्रकार शायद बौद्धों को जो उत्पीड़न किया गया वो शायद राज्य हित में रहा होगा, उनके विरोधी विद्रोही स्वभाव के कारण रहा होगा, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को पोषित किया, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए उसने जो भी कार्य किया जा सकता था किया, और बौद्ध धर्म के विनाशक के रूप में ना सही, लेकिन बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनको बिल्कुल संरक्षण नहीं दिया और हतोत्साहित करने का ही प्रयास किया। हम जब बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग की प्रशासनिक व्यवस्था की, पुष्यमित्र एक विजेता होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी था। उसने वायु पुराण के अनुसार राज्य अपने 8 पुत्रों में विभक्त कर दिया था, जो राज्य के विभिन्न भागों पर सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। शुंगकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में जब पर्याप्त जानकारी तो नहीं मिलती, तथापि पतंजलि और कालिदास की रचनाओं में एक महत्वपूर्ण संयंत्र परिषद तथा मंत्री परिषद के विषय में जानकारी मिलती है। राजा के युवराज की भी परिषद थी जो आवश्यक विषयों पर मंत्रणा देती थी। कालिदास ने विदिशा के में युवराज अग्निमित्र तथा पतंजलि ने पुष्यमित्र की परिषद का उल्लेख किया है। संभवतः पुष्यमित्र ने मोटे तौर पर मौर्य प्रशासनिक संरचना को ही या प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा। सेना के संगठन पर विशेष ध्यान दिया होगा, क्योंकि हिंदू यूनानियों का दबाव पश्चिमोत्तर सीमा पर बढ़ता जा रहा था। पुष्यमित्र ने शासक बनने के बाद कोई विशिष्ट राज पदवी धारण नहीं की। उसकी उपाधि सेनानी या सेनापति की ही थी। धन्यवाद।